किसी काम की नहीं, पढ़ लो लिख लो ये है बस काम की। सो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके BHI 143 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि आपके पास एग्जाम का बिल्कुल भी कम समय बचा है, टाइम है ही नहीं आपके पास, इसीलिए मेरे पास भी टाइम नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कुछ क्वेश्चन तो दे ही दूं जो एग्जाम में दिखे इन लोगों को, है ना। आप लोगों के लिए रात में मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए क्वेश्चन का प्रिपेयर किया, क्वेश्चन तैयार किया, है ना। और अपने शब्दों में, सरल शब्दों में मैंने आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन का आंसर लाया, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प देंगे, बहुत ही हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर लाने में। सर देखिए, मेहनत बहुत कर रहा हूँ, आप लोग का फर्ज, आप लोग का फर्ज बनता है, जब इतना अच्छा से आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ भैया, ये इसमें जो इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों का फर्ज बनता है थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, है ना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, है ना। मेरा भी तो कोई उम्मीद है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे देखिए, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं, दिसंबर एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम या 25 के अंदर में दे रहे हैं, दोनों के लिए आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये सभी मैंने क्वेश्चन पहले दे दिया था, है ना, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन बनाया था आप लोगों के लिए, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आ रहा है, ये जो है आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप लोग ये देख लीजिए, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एंड ये टिप्पणियां भी है। तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए ये सब देख लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन को देख के ही आप जाइएगा, समझ में आ रहा है, इस सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, देख के ही जाना है। एंड मैं जो आप लोगों को लाया हूँ वो है आपका 10 मोस्ट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर, जो सबसे पहले आपको दिख रहा है ना, ये 1 नंबर से 10 नंबर तक जो आपको दिख रहा है, ये 10 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लाया हूँ। बाकी जो भी बच्चे हैं 21 तक, ये आप लोग कोशिश कीजिए गूगल से ढूंढ लेने का या फिर बुक से ढूंढ लेने का, कहीं ना कहीं इसका भी प्रिपरेशन करके जाना है। जितने भी मैंने आप लोगों को 21 क्वेश्चन दिया है, सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाना है, तभी आपका एग्जाम बहुत ही बेस्ट जाएगा। बट मैं आप लोगों के लिए फिर भी 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लाया हूँ, जो लॉन्ग लॉन्ग, जो 20 मार्क्स से क्वेश्चन है। सो चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। BHI 143 ये आपका कोड हो गया, पर्यावरण का इतिहास, है ना, पर्यावरण का इतिहास, ये आपका टाइटल है। तो आप लोगों के लिए लाया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड उनका आंसर, ठीक है। देखिए, सबसे पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है, पहला नंबर में है कि नदी घाटी सभ्यताओं द्वारा किस प्रकार जल संसाधनों का प्रबंधन किया जाता था। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसका आंसर देखिए। देखिए, मैंने, मेरे पास अभी बहुत ही कम समय है, लेकिन फिर भी मैं चाहता तो इसको अलग से समझाता, बट समझाने का मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए, सुनने से भी याद हो जाएगा, और पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, पीडीएफ से आप लोग वहाँ डाउनलोड कर लेंगे या पीडीएफ से पढ़ लेंगे। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा फ्री, और देखिए मेरे सभी पीडीएफ में पासवर्ड लगा होता है, पासवर्ड के लिए आपको इंस्टा में आना पड़ेगा, इंस्टा में मैसेज करना पड़ेगा, मैं आप सभी को पासवर्ड दे दूंगा, ठीक है। बट ये आपको फ्री में मिल जाएगा, टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है। चलिए, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लूँ फिर आंसर करूंगा। क्वेश्चन है आपका, नदी घाटी सभ्यताओं द्वारा किस प्रकार जल संसाधनों का प्रबंधन किया जाता था। तो आंसर है, अभी जिस तरह से खेती करना आसान हो गया, अपने शब्दों में लिखा, खुद का मेहनत से लिखा है भैया, कहीं कॉपी का पेस्ट नहीं, कॉपी पेस्ट करना होता तो हम ऐसे भी कहीं से कहीं उठा के डाल देते, है ना, कहीं से कॉपी कर लेते और पेस्ट कर देते, नहीं, मैंने खुद से मेहनत से लिखा अपने माइंड से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी जिस तरह से खेती करना आसान हो गया है ना, नए नए मशीनें आ गई है, नई नई तकनीके के माध्यम से, तकनीकों के माध्यम से आसानी से खेती किया जा रहा है, लेकिन इसका इतिहास बहुत ही अलग है। पहले तो नदी घाटी सभ्यताओं द्वारा जल संसाधनों का प्रबंधन सिंचाई नहरों, जलाशयों, कुआं और जल निकासी प्रणालियों के माध्यम से किया जाता था। उस समय की सभ्यताओं ने जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग किया, जैसे कि वर्षा जल संचयन और बाढ़ नियंत्रण। तो ये सब उपयोग किया, प्रबंध किया, जल को बर्बाद होने से रोका, जल का उपयोग किया, है ना, और उन उपयोग करके खेती किया, है ना। तो नदी का बहुत अच्छा उपयोग किया, जल का बहुत अच्छा उपयोग किए करके उन्होंने खेती किया, जल को बचाया। तो इस तरह से मेहनत करके उन्होंने कुछ भी किया तो मेहनत करके किया। आप लोग इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए समझ लो कि जितना भी आंसर है ये आप लोगों के लिए हिंट ही है, क्या है, एक हिंट है, इस हिंट की मदद से आप 10 पेज भी लिख सकते हो। आपको केवल 4 से 5 पेज लिखना है 20 मार्क्स के लिए, अगर क्वेश्चन आएंगे तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको 4 पेज तो लिखना ही होगा 20 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वैदिक युग तथा प्राचीन भारतीय नदी घाटी सभ्यता के काल के दौरान वनों को किस प्रकार देखा जा सकता था, टिप्पणी कीजिए। आंसर है, वैदिक युग और प्राचीन भारतीय नदी घाटी सभ्यताओं में वनों को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। इस युग में वनों को बहुत सम्मान करते हुए, और मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों के पास भी टाइम ना और मेरे पास भी टाइम नहीं है। इस युग में वनों को बहुत सम्मान करते हुए जीवन का अभिन्न अंग माना जाता था, है ना।
उस युग के बारे में बात किया जा रहा है। तो बहुत ही ज्यादा अभी भी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ना वन को ध्यान नहीं देते हैं ना, कुछ लोग अपना फायदा के लिए वनों की कटाई उटाई कर देते हैं, वनों का बर्बादी करते हैं, है ना, जलों की बर्बादी करते हैं अपने फायदे के लिए। तो ये बहुत बुरा है, इन लोगों को पता ही नहीं कि पर्यावरण क्या कर सकता है। पर्यावरण विनाश भी कर सकता है, इस पल में विनाश करता ही है। देखो कितने जगह पर्यावरण नष्ट होने से कितना नुकसान हो रहा है, आप लोगों को पता ही है। बाढ़ का आना, भूकंप का आना, है ना, आंधी तूफान का आना, ये सब यही विनाश का कारण है। पर्यावरण को जो विनाश करेगा तो यही सब तो होगा, है ना। तो माना जाता है कि वे न केवल प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत था पहले के समय में, बल्कि अत्यधिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखते थे। वैदिक युग तथा प्राचीन भारतीय नदी घाटी सभ्यताओं के काल में वनों का संरक्षण करना एक महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी थी। ये सभी आपने क्या देखा, ये आपका आंसर है, ये आपका हिंट, बहुत बड़ा हिंट है। इन हिंट की मदद से आप लोग बड़ा से बड़ा आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। चलिए अगेन मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। मध्यकालीन भारत में जल प्रबंधन तकनीकों की व्याख्या कीजिए। मध्यकालीन भारत की बात करूं तो मध्यकालीन भारत प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की अवधि को दर्शाता है। उस समय में जल प्रबंधन के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता था, जिनमें कुओं, नहरों, टैंकों और जलाशयों का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए टेंकली, चरस और साकिया जैसे जल उठाने वाले उपकरणों का उपयोग किया जाता था। नदियों पर बांध बनाकर पानी रोककर जल स्तर को बढ़ाया जाता था। फिर नहरों के माध्यम से खेतों तक क्या किया जाता, पहुंचाया जाता था। प्रारंभिक आधुनिक भारत में रोग एवं महामारियों पर टिप्पणी कीजिए। आंसर है, प्रारंभिक आधुनिक भारत में हैजा एक प्रमुख रोग था जो महामारी का रूप ले चुका था। और अन्य रोगों की बात करूं तो चेचक, प्लेग और तपेदिक जैसी बीमारियां भी बहुत अधिक रूप फैली हुई थी। देखिए आप लोगों को हिंट दिया, तो इसके बारे में बहुत सारे जोर जोर के अपने माइंड से एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये आपका हिंट है, तो आप लोग इसे दिमाग रखिए। आप लोग बड़े हो चुके हैं, छोटे बच्चे नहीं कि आप लिख नहीं पाएंगे। हिंट मिला तो हिंट से तो बहुत लोग बहुत कुछ कर सकते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्यावरणीय इतिहास क्या है। आंसर है, पर्यावरणीय इतिहास की बात करें तो इसका महत्व, इसका इतिहास वर्तमान समय की तुलना से बहुत ही अलग था। पहले इसके पर्यावरण में एक अलग ही प्रकार की सुगंध थी। उस समय लोगों को कोई लालच, लोभ नहीं था। पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का लोग पर्यावरण के हर रंग में रंगना अच्छी तरह से जानते थे और हमेशा पर्यावरण की रक्षा की ही बात करते थे। पहले का पर्यावरण अभी की तुलना में अधिक हरा भरा था, यह न केवल मानव गतिविधियों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को देखता है, बल्कि यह भी समझता है कि प्रकृति मानव समाज को कैसे प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जल प्रबंधन की प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए। आंसर है स्टूडेंट्स, उस समय में प्रबंधन एक अलग ही अत्यंत विकसित प्रणाली थी, जिसमें जल निकासी, सिंचाई और जल संरक्षण के लिए उत्कृष्ट योजनाएं शामिल थी। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, तो ये सिंधु घाटी जब भी बोला जाए समझ जाना वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, तो जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। उस समय अपनी शहरी नियोजन और जल प्रबंधन प्रणाली के लिए सिंधु घाटी सभ्यता या फिर कहूँ तो हड़प्पा सभ्यता बहुत ही प्रसिद्ध थी। ओके, साम्राज्यवादी विषय के रूप में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। साम्राज्यवादी विषय के रूप में वनस्पति विज्ञान के पर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि साम्राज्यवादी क्या है। तो साम्राज्यवादी एक ऐसी नीति है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे देशों पर अपना राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। साम्राज्यवादी के उदय के साथ वनस्पति विज्ञान एक शक्तिशाली उपकरण बन गया, जिसका उपयोग यूरोपीय शक्तियों द्वारा अपने औपनिवेशिक विस्तार और नियंत्रण को मजबूत करने के लिए किया गया था। वनस्पति उद्यान संग्रह और वैज्ञानिक होगा, यहाँ पे विज्ञानिक लिख दिया। वैज्ञानिक अभियानों के माध्यम से यूरोपीय लोगों ने न केवल पौधों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि उन क्षेत्रों पर भी नियंत्रण स्थापित किया जहाँ से पौधे आते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वैश्वीकरण के प्रभाव ने विकास की पुनर्कल्पना को किस प्रकार प्रेरित किया। आंसर है, अब पहले से कहीं ज्यादा वैश्वीकरण का मतलब है वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण करना, जो हम सभी की रक्षा करती है। हमारी विकास और संघर्ष शोध टीमें सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर गरीबों का काम करने और 200 करोड़ लोगों के लिए बुनियादी सरकारी सेवाओं को का बेहतर बनाने के लिए काम करती है। जिनके पास शारीरिक सुरक्षा की कमी है क्योंकि शासन अनुपस्थित है या उन्हें बाहर रखा गया है। बात करें तो पर्यावरणीय इतिहास की,
तो वैश्वीकरण ने विश्व को एक गांठ में बांध दिया, जिससे लोगों का विकास का मार्ग सामने आया, और आज आज पूरा विश्व को बहुत ही अधिक लाभ होता है वैश्वीकरण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, भारतीय दर्शन में वनों तथा जल के महत्व की व्याख्या कीजिए। आंसर है भारतीय संस्कृति मूलतः आर्नियक लिखा, अर्नियक संस्कृति रही है। जन्म से ही मनुष्य का नाता प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है ना, जुड़ा है। वन कई आवश्यक लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें मीठे पानी के प्रवाह को विनियमित करना और क्षेत्रीय वर्षा पैटर्न को प्रभावित करना शामिल है, जो कृषि और शहरों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार वनों तथा जलों का अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। भारतीय दर्शन के अनुसार वनों तथा जलों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। वनों को जीवनदायी माना जाता है, जो हवा और पानी को शुद्ध करते हैं, वर्षा लाने में सहायक होते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। जल को भी जीवन का आधार माना जाता है और इसे पवित्र और पूजनीय माना जाता है जल को। अब तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर, भारतीय पारिस्थितिक नारीवाद पर एक टिप्पणी लिखिए। आंसर है इसका, देखिए, भारतीय पारिस्थितिकीय नारीवाद और पर्यावरण का एक संगम है, जो महिलाओं और प्रकृति के बीच संबंध को उजागर करता है, विशेष रूप से पितृसत्तात्मक समाजों में उनका शोषण करता है। यहाँ पे उनका शोषण क्या करता है? उनका होगा, है ना, शोषण करता है। यह आंदोलन इस बात पर जोर देता है कि महिलाओं और प्रकृति दोनों को एक ही पुरुष प्रधान में समान रूप से, अच्छा, फिर से मैं पढ़ूं, यह आंदोलन इस बात पर जोर देता है कि महिलाओं और प्रकृति दोनों को ही पुरुष प्रधान में समान रूप से उनका शोषण किया जाता है। शोषण किया जाता होगा, जल्दीबाजी में लिखा है, शोषण किया जाता है, ठीक है, आप लिख लेना। यहाँ शोषण किया गया है, यहाँ अच्छा लिखा हुआ है, तो शोषण किया गया है लिखा हुआ है। एंड यह न केवल पर्यावरण की रक्षा के लिए, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष करता है। तो स्टूडेंट्स, ये बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए, ये तो मैंने आप लोगों को 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया, जो कि आपके एग्जाम में दिखेंगे, बट मैं आपको यही कह रहा हूँ, फिर से आपको यही बात कहना चाहता हूँ स्टूडेंट, मैंने आपको जो ये 20 क्वेश्चन आप लोगों को पहले दिया था, पहले फर्स्ट वीडियो मैंने आप लोगों को जो बताया था, ये 20 क्वेश्चन नहीं, 21 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को देख के जाइएगा। अगर आपने ये 21 का पूरा क्वेश्चन देख के गए हैं, तो आप एग्जाम में भैया यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, जो आपके 100 मार्क्स लाने के लिए 100 मार्क्स का आंसर करके आएंगे, 100 मार्क्स तक का लिख के आएंगे, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इतना क्वेश्चन तो दिख ही जाएंगे कि 100 मार्क्स आपका आराम से आ जाए। फ्रेंड्स, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ। अब टेलीग्राम में जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए फ्री में, बट पीडीएफ में मेरा पासवर्ड लगा है, पासवर्ड के लिए आप इंस्टा में आइए, इंस्टा में आपको फ्री में पासवर्ड मिलेगा। इंस्टा में मैं आपको सपोर्ट भी करूंगा कि भाई एग्जाम अगर कोई डाउट हो तो एग्जाम आप पूछ भी सकते हैं कि सर इसका कौन सा वीडियो देखें, कैसे तैयारी करें, तो ये सभी बता दूंगा। बाकी इसका जो पीडीएफ का पासवर्ड आपको टेलीग्राम में नहीं मिलेगा, आपको इंस्टा मिलेगा, इंस्टा जाना होगा। तो जाइए टेलीग्राम में डाउनलोड कीजिए जल्दी से, फास्ट, समय बहुत ही कम है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। जय श्री राम, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।